प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अब की बार 90 पार सीरीज में। आज हम लोग सॉल्यूशन को कवर करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं या इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में दो ही चीज सबसे अधिक पूछे जाते हैं, एक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप और उसकी कंसंट्रेशन टर्म से, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, डीमल, फॉर्मालिटी, ईटीसी से। और दूसरा जो टर्मोलॉजी है वह है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुण। 4 अणु संख्या गुण पढ़े थे, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो क्लासरूम में हम लोग पूरी डिटेल पढ़े थे, जेईई नीट लेवल की क्वेश्चंस को भी हम लोग किए थे, पूरी एनसीईआरटी को बनाए थे। तो उतना फोकस नहीं करना है, ब्रीफ आप अध्ययन करते चलिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम आप अच्छा से पास कर जाएं। तो देखिए, पढ़ने में मजा तब आएगा ना जब आप नोटबुक को सही से पढ़ लिए होंगे, और नोटबुक पढ़ लिए होंगे तो पूरा मलाई, पूरा कंसेप्ट आपके पास आ गया होगा, तो कहीं दिक्कत होगा नहीं। ये सीरीज इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि आप जो बात भूल रहे हो उस पर पुनः हम पॉलिश चढ़ा सकें। छोटी छोटी प्रश्न आपके सामने आता जाएगा जिसका आप जवाब देते चलिएगा। देखिए, सफल होने के लिए दो ही चीज तो चाहिए, एक तूफानी जज्बा होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और दूसरी चीज, आपकी तूफानी जज्बा में एक कुशल मार्गदर्शक, एक सफल शिक्षक, एक अच्छे मार्गदर्शक का चुनाव भी जरूरी है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, क्योंकि कहा गया है, क्योंकि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। यदि आपको तराश दिया जाए सही ढंग से तो आप ही जो पत्थर है ना, आप मूर्त बन सकती है। और आपको यदि कोई तराशे नहीं तो रोड के पत्थर बन जाइएगा, लोग आपको लातों के ठोकरों से मार के उड़ा देंगे। तो जीवन में सफल होने के लिए तूफानी जज्बा के साथ साथ सफल मार्गदर्शक, सफल गुरु का चुनाव भी जरूरी है। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। प्रश्नों का सीरीज आपके सामने आता जाएगा और इसका उत्तर देते चलिएगा। जो तथ्य बता रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, सुनते चलिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न यूं रहा, कह रहा कि विलियन के कणों का आकार होता है। पहला बात तो देखिए, विलियन के कणों का आकार क्या होता है। देखते देखते प्रश्न आपके मन में लड्डू फूट रहा है कि इतना आसान प्रश्न पूछेगा क्या। बिल्कुल पूछा जाता है, पूछेगा भी। तो बहुत लोगों का सही उत्तर भी आ रहा है, बहुत लोगों का सही उत्तर भी आ रहा है। हम मुस्कुरा रहे हैं आप मन ही मन में कि क्या होगा। बिल्कुल 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम। जानकारी के लिए बता दें कि सॉल्यूशन के कणों का जो साइज होता है बेटा, सॉल्यूशन के कणों का साइज, इसकी डायमीटर होती है, याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होता है, या 1 नैनोमीटर हो सकता है। इसको मीटर में बदल दे तो 10 के पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम में भी बदल सकते हो। तो इसका करेक्ट उत्तर यही होगा। और इसकी साइज छोटा होने के कारण यह दो चीज को प्रदर्शित नहीं करता है, टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करता है। आपको पता है, इसी को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा बात कि इसमें ब्राउनियन मोशन नहीं पाई जाती है, जिसको जिग जैग मोशन कहते हैं। कभी आप खिड़की खोले होंगे, धूप आता हुआ देखिएगा, उसमें धूल कण ऐसे ऐसे जिग जैग चलते होंगे सर, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है, याद रखिएगा। तो टिंडल इफेक्ट केवल कोलाइडी विलियन में और सस्पेंशन में पाए जाते हैं, वास्तविक सॉल्यूशन में यह घटना नहीं पाई जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसका साइज छोटा होता। अब एक चीज और आ रहा है इसमें, यदि किसी भी विलियन का साइज उनके कणों का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कोलाइड्स कहते हैं, या इसी को कोलाइडी विलियन कहते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कोलाइड्स के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। कुछ किताब में प्रिंट दिए हैं 100 नैनोमीटर। और वैसा विलियन जिसके कणों का आकार जो होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जिसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, ऐसे विलियन की पहचान है कि इसको छोड़ देने पर इसके कण पेंदे में बैठ जाते हैं। देखिएगा, आप कल में पानी पिए होंगे, गाँव देहात में अंजूरी से पानी पीता है इस हथेली से, तो देखते हैं कि पानी लेने बाद इसमें बालू के कण बैठ गए तो हम लोग कहते हैं बालू आवता है कॉल में से छोड़ दे, तो वह है निलंबन। आप मछली मारे होंगे, देखिए मछली मारते समय ऐसे पानी को क्या करते हैं हम लोग, एजिटेट चला देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पानी गंदा हो गया, फिर धीरे धीरे पानी निथर जाता है। तो देखिए वह निलंबन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, सस्पेंशन को कहते हैं, सस्पेंशन को निलंबन कहते हैं। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, याद रखिएगा। और इस दोनों में टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी गति पाई जाती है। कोई पूछे कि टिंडल इफेक्ट क्या है तो कहिएगा कोलाइडी विलियन से जब प्रकाश के किरण पुंज को प्रवाहित किया जाता है तो इसका स्कैटरिंग होता है, प्रकाश छितर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
टिंडल इफेक्ट। और ब्राउनी गति क्या है? निलंबन के कणों में या कोलाइड के कणों में जो जीग जैग मोशन पाई जाती है, इसी को हम लोग ब्राउनी गति कहा जाता है। इसका डिटेल अध्ययन हम लोग क्लास में किए थे, ठीक है। क्यों ये ब्राउनी गति पाई जाती है, ये तमाम चीज को आप नोटबुक से पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 आपके सामने यूं रहा कि मोलारिटी को व्यक्त किया जाता है। देखिए मोलारिटी को हिंदी में हम लोग मोलारता कहते हैं। देखिए यही मोलारिटी है, मोलारिटी। और इसको डिफाइन कैसे किया गया था कि 1 लीटर बिलियन में या 1000 ml बिलियन में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या को ही मोलारिटी कहते हैं। तो क्या है बेटा, यह मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब मोल्स का तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और इसका तो मोल्स है, तो इसका भी मात्रक तो मोल ही होगा। अब बट्टा क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। यदि ml में लीजिएगा तो ऊपर 1000 से गुणा करना होगा। तरीका यही है कि ml को लीटर में पहले बदल ले सुविधा के लिए। अब बताओ इसका यूनिट कोई पूछे तो इतना तो सबको आता है, ऊपर मोल है तो मोल, और लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पर लीटर क्या हो जाएगा, पर लीटर। तो आप दे सकते हो मोल पर लीटर। डिफिनीशन भी इससे निकल जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट की मोलों की संख्या को ही मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। नीचे देखो वॉल्यूम है और ऊपर है मोल्स। ताप में परिवर्तन से याद रखिएगा यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रभावित होता है, इसलिए मोलारिटी प्रभावित होगा। ताप को बढ़ाते हैं जनरली, याद रखिएगा टेम्परेचर को जब ही बढ़ाएंगे तो हमारा जनरली आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगी, घटेगी, याद रखिएगा। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा, ग्राम पर लीटर गलत है, मोल पर लीटर सही है, मोल पर केजी गलत है, लीटर पर मोल गलत है। एक चीज और बात याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी सॉल्यूशन की हम मोलारिटी को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, इसी को डीमल कहा जाता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। ये भी बात आपको बताए थे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले जो नए लड़के हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि बच्चा को डेफिनेशन याद है कि नहीं, बच्चा इससे अवगत है कि नहीं। यूनिट पूछा, इसका मतलब आपको परिभाषा आता है कि नहीं, कितना यूनिट रट के जाओगे तुम, यूनिट निकालना सीखो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बोर्ड में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही आसान, जिसको फॉर्मूला आता है निकाल लेगा कि उस घोल की मोलालिटी क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो मोलालिटी की तो फॉर्मूला सबको पता है, मोलालिटी की फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि नए बच्चों को भी समझ में आए। देखिए यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। अब बट्टा लिख देंगे हम कौन सी बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, बट्टा लिखेंगे मोलार मास किसका होगा, सॉल्यूट का होगा बेटा, एकदम आसान समझते चढ़िएगा। इनटू यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट हम लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि यह केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि यही ग्राम में हो जाए तो याद रखिएगा ऊपर हम 1000 से गुणा कर देंगे, क्लियर। नहीं तो पहले ही अच्छा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट को तुम केजी में बदल लो, मास बट्टा मोलार मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, परिभाषा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी। तब देखो यहां मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा जी, देखो तो 18 दिया हुआ है, यूनिट भी पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटू 1000 हम कर देते हैं। अब मोलार मास कितना दिया है, 180 दे दिया है, नहीं भी दे तो चीनी का सबको याद है। इंटू दिया है हमारा यहां 500 ग्राम हमारा दिया हुआ है क्या, जल माने विलायक। देखो तो बेटा 0 0 0 0, यहां देखो तो क्या कर दें, 5 दूनी के 10, 18 दहा के 180, 2/10 स्मॉल m, 2/10 का मतलब क्या हो गया बेटा जी, बताओ 2/10 माने 10 में 2 में हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव, यह हो जाएगा 0.2 स्मॉल m आ जाएगा कि नहीं, बोलो किसी को ऐतराज। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मोल पर केजी। बता, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 1 m तो होगा नहीं,
0.5 m होगा नहीं, 0.2 m और 2 m भी दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 0.2 m। छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। 9th क्लास के सवाल है बेटा ये सब चीज, ठीक है। और इसी को लोग पढ़ा के कह रहे हैं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के स्टार हैं। गजब की बात है भैया। कॉपी नोटबुक की स्टैंडर्ड आप मिलाएं कि नोटबुक की स्टैंडर्ड क्या है। इस तरह की सवाल पढ़ाने में भी शर्म महसूस होती है कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आसानी से बच्चे जिसका जवाब दे दें, वो भी 70 में आपको 35 ही बनाना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पूरे क्वेश्चंस को आप फाड़ के आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। यहां देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 250 ml विलियन की मोलारिटी क्या होगी। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेटा मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी पढ़े हो तुम कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पढ़े हो। ये किस में होना चाहिए भैया, मोले में होता है, तुमको तो पता है। अब बट्टा क्या होता है पढ़े हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हो, या किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसे लिख दे क्या, मास बट्टा मोलार मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिख दें। अब बटा क्या लिख दें, मोलार मास लिख दें। क्या मोलार मास, मोलार मास किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का होना चाहिए। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मास बट्टा मोलार मास फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। यदि यह लीटर में ना दे तो ऊपर क्या कर देंगे हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। तो अब इस किसमें हम लोग को लेना होगा, ये ml में हो जाएगा। ऐसे तरीका बताए थे कि नहीं आपको, आसान बिल्कुल लिखना है ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बेटा जी बता मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है सवाल में, 5 ग्राम दिया है, तो 5 पुट कर दो, यूनिट भी पुट करने की जरूरत नहीं है। कितना भाई यहां दिया है 1000 कर दो, नीचे बताओ तो हमारा क्या दिया है मोलार मास कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है तो NaOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू क्या कर दोगे, इंटू दिया है 250, 250 कर दो। अब बताओ 5 इंटू 1000 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलार मास, सोडियम की एटॉमिक वेट होती है 23, ऑक्सीजन का होता है बेटा कितना 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो कितना हुआ, ठीक है 40 हो रहा है कि नहीं देख रहे हो। तो यहां लिख दो तुम 40 इंटू क्या लिखोगे 250। अब देखो तो इस 4 मरतबे कट गया, 5 चौका 20 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0, 2 में 4 से भाग देना है आपको, बता 2 बट्टा 4 कितना आसान है भाग, 2 में 4 से 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 0.5 कैपिटल M, कैपिटल M। अरे देखो ना यार क्यों कंफ्यूज हो जाता है, 2 में 4 से भाग नहीं दे सकते हो, 0.0 4 5 20, क्या दिमाग रखते हो भाई, एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज आ जाता है। 0.5 M इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर विलियन में 0.5 मोल हमारा NaOH घुला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 0.5 M होना चाहिए। किसी को दिक्कत, तो इस तरह के सवाल तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। क्लासरूम में इवन एक भी सिंगल लड़का ऐसा नहीं होगा इस सवाल को सेकंडों में हल ना कर ले। हम ऐसे इसलिए बताए हैं ताकि जो नए बच्चे देख रहे हो आसानी से बना सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो बाबू आगे प्रश्न का जवाब दो तुम। देखो कह रहा है शुद्ध जल का मोलारिटी, मोलरता होता है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, मोलारिटी निकालने का भी जरूरत नहीं है। 1000/18 कर दो, ठीक है। बताए थे 55.55 आएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 55.56। कैसे राउंड फिगर बता चुके हैं, राउंड फिगर में लिख दिए। तो याद रखना कि शुद्ध जल का मोलारिटी पूछे, शुद्ध जल का मोलारिटी पूछे, बिल्कुल बिना निकाले बिना समझे आपको मारना है 55.56। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। कई बार ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि शुद्ध जल का मोलारिटी, शुद्ध जल का मोलारिटी ज्ञात करो। कहीं दिक्कत है आपको, क्लासरूम में बोले थे ज्यों ही आए टिक लगाना है 55.56। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। अब कह रहा है देखिए 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। देखिए ये मत कहिए कि 11th की सवाल है और 12 की सवाल है, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है। जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए आप लोग कि क्या आंसर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए, टाइप कीजिए। देखिए कैसे हम बनाएंगे, बहुत लोग का उत्तर सही आ रहा है, बिल्कुल ओरली सवाल को निकाल सकते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है 18 दहा के 180, 10 मोल आंसर आना चाहिए। देखिए मोल की संख्या निकालने की आज तक इतना ही फॉर्मूला बना है।
मास बट्टा मोलार मास, मास बट्टा मोलार मास, मास में उसके मोलार मास से भाग देंगे, मास में मोलार मास है, मोलार मास के 1 मोल किसी पदार्थ के द्रव्यमान को मोलार मास कहते हैं और इसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल। या नहीं तो हम क्या लिखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो उसमें हम एवोगाड्रो संख्या से भाग दें। एवोगाड्रो संख्या का मान सबको पता 6.022 × 10 के पावर 23 से भाग दे देंगे, ठीक है। या नहीं तो मोल्स की संख्या निकालने की एक फॉर्मूला और आता है। मोल्स की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, मोल्स लिख दीजिएगा, मोल्स की संख्या, मोल्स की संख्या निकालने की, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, एट एनटीपी, एट एनटीपी, गैस का आयतन हम लोग क्या देंगे एनटीपी पर, लीटर में होना चाहिए। कितना में बेटा, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। अब बट्टा क्या भाग देते हैं 22.4 लीटर से, ठीक है। आपको पता है कि 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है 22.4 लीटर। अभी यही मान है, अभी आयुपैक नया अनुशंसा किया है, उसकी बात छोड़ दीजिए। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास दिया है तो यही फॉर्मूला यूज होगा, मास बटा मोलार मास। यदि मॉलिक्यूल की संख्या दे दिया होता, एटम की संख्या दे दिया होता तो ये यूज करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर। गैस का आयतन एनटीपी पे दिया होता तो 22.4 से इतना ही मोल निकालने का फॉर्मूला ही बना है बेटा, इसमें कोई और बात है ही नहीं। 11th क्लासेज में भी सीखे थे। अब बताओ मोलों की संख्या पूछ रहा है आप, तो जल की मोलों की संख्या, तो मोल्स हमको निकालना है तो सूत्र क्या यूज करेंगे, मास बटा मोलार मास। 118 ग्राम, अब बट्टा जल हम कर दें क्या, अब बताओ 180 ग्राम, यहां लिख देते हैं बेटा कितना, जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मोलार मास 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटा दो, 18 दहा के 180, 10 पर मोल को ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, मोल 10 मोल। ये कोई सवाल है क्या? तो बहुत लोग का उत्तर बिल्कुल सही था कि उत्तर क्या होना चाहिए, तो उत्तर हमारा 10 मोल होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जो भी नए विद्यार्थी हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़े हो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर कंसेप्ट को देते चलेंगे, आप बिल्कुल समझते चलिएगा। थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कुछ तो एकदम आपके पास कब कंसेप्ट लेस होंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे यूज कर रहे हैं। तो मोल निकालने की इतनी फॉर्मूला हम आपको बता दिए। अब कह रहा है देखिए 0.3 mH3PO3 का नॉर्मालिटी क्या होगा, नॉर्मालिटी क्या होगा, नॉर्मालिटी क्या होगा। तो देखिए एक रिलेशन हम आपको बताए थे एसिड के लिए, बेस के लिए, क्या क्या हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग का जवाब सही आ रहा है, कुछ लोग का जवाब गलत भी दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सही जवाब दें। देखिए एक रिलेशन बताए थे, देखिए रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड कैपिटल N में एक रिलेशन हम आपको बताए थे, और बताए थे इसमें 3 केस, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग। फॉर एसिड के लिए बताए थे, फॉर एसिड के लिए रिलेशन बताए थे कि यदि नॉर्मालिटी निकालना हो तो उसके मोलारिटी में एसिड के बेसिसिटी से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो फिर मोलारिटी निकालना होगा तो क्या होगा, नॉर्मालिटी में उसके बेसिसिटी से भाग दे देंगे। इसी को कुछ लोग एन फैक्टर कह रहे हैं, आप आसान याद रखिएगा। एक चीज और बात बताए थे फॉर बेस के लिए, फॉर बेस के लिए हम ये बात बताए थे कि नॉर्मालिटी निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा मोलारिटी में हम लोग क्या कर देते हैं, एसिडिटी से, एसिडिटी जिसको अम्लीयता कहते हैं, किसी भी अम्ल के 1 मोल अम्ल के पास जितने विस्थापन योग्य H+ होता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। इसके 3 अपवाद बताए थे। अपवाद क्या है निकाल के दिखाए थे, बोरिक एसिड बताए थे, ठीक है, H3PO3 बताए थे और H3PO2 बताए थे। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन एसिड में दिखाई देते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है, और ऑर्गेनिक एसिड में COOH से जुड़े हुए H ही उसका बेसिसिटी होता है। क्या होगा, और एक और फॉर्मूला बताए थे कि मोलारिटी बराबर क्या होगा, नॉर्मालिटी बाई क्या होगा, एसिडिटी, एसिडिटी किए थे। बेस के लिए भी
हम बता दिए थे। अब साल्ट के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे कि नॉर्मलिटी निकालना हो तो मोलारिटी इनटू मोलार मास बट्टा इक्विवेलेंट वेट, और मोलारिटी निकालना हो तो बताए थे आपको फॉर्मूला कि नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट बट्टा मोलार मास। तो ये 3 रिलेशन हम आपको बता दिए थे। अब ये आपको पहचानना है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा कि ये जो सवाल दिया हुआ एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, तो सबको पता है कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, और ठीक है। अब इसकी बेसिसिटी दी हमको ज्ञात करना है, तो इसकी बेसिसिटी बहुत लोग मार देंगे 3, लेकिन होता है 2। देखिए अब कैसे बनाते हैं। इस फॉर्मूला का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए अब कैसे हम हल कर देते हैं। ये रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, अब देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। अब कह रहा है कि निकाल दीजिए, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करें। P डबल बॉन्ड OH, यहां देखो OH, और यहां होता है H। अब देखो इसमें POH बॉन्ड कितना है बेटा, 2 है। यही टूट करके 2H प्लस देगा, 2H प्लस देगा। इसलिए इसका याद रखिएगा, इसका बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी हमेशा 2 माना जाता है, अर्थात यह डाई बेसिक एसिड होता है, डाई बेसिक एसिड होता है। ठीक है, देखिए H3PO3, बहुत लोग इसकी बेसिसिटी 3 मांग लेंगे। अब कोई पूछे कि H2SO4 का बेसिसिटी बताओ, 2 होगा। HCl का बेसिसिटी बताओ, 1 होगा। कोई पूछे कि H3PO4 का बेसिसिटी बताओ, 3 होगा। कोई पूछे बताओ एसिटिक एसिड का बेसिसिटी बताओ, तो इस H से मतलब रखना 1 होगा। बाकी कहीं अपवाद नहीं होते हैं। 3 जगह अपवाद आपको बताए थे। एक होता है H3BO3, इसका बेसिसिटी दिखाई देता है 3, होता है 1, अर्थात यह मोनोबेसिक एसिड होता है। एक होता है H3PO2, दिखाई देता है 3 लेकिन होता है 1। स्ट्रक्चर बना के भी हम साबित किए थे। तो ये 3 कहीं अभागा आ जाए, बहुरूपिया है, बहुरूपिया अपना रूप बदला हुआ है, तो इस बहुरूपिया को क्या करना है, ओपन कर लेना है, तब समझना। या यूं याद रखना है कि H3PO3 आ जाए तो 2, H3BO3 आ जाए 1, H3PO2 आ जाए 1 होगा। इतना बात तो सबको आता है। अब देखिए यही बताओ, अभी पढ़े हो कि नॉर्मलिटी को निकालना है हमको, तो नॉर्मलिटी निकालना हो तो क्या होगा, मोलारिटी इंटू हम लोग क्या कर देंगे, बेसिसिटी कर देंगे। बताओ नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, 0.3, और इसका बेसिसिटी कितना अभी हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 0.6 आ जाएगा हमारा नॉर्मलिटी। आंसर होना चाहिए बी। कुछ लोग यदि इसकी बेसिसिटी 3 मांगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन में 0.9 भी दिया है, और एक बार जेईई में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आगे बढ़े, एक प्रश्न और आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल उपस्थित रहता है। लीजिए अब मोलल जलीय विलयन, आपको मोलालिटी पढ़ाए थे तो बताए थे कि मोलल जलीय विलयन उसको कहते हैं, मोलल जलीय विलयन हम उसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोलल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसकी मोलालिटी क्या हो, 1 m हो। 1 m का मतलब 1 मोल पर केजी हो। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में क्या है, 1 मोल हमारा क्या है, सॉल्यूट घुला हुआ है। यही तो होता है मोलल सॉल्यूशन मींस 1 m। 1 m का मतलब 1 लिख दिए और मोलालिटी के जगह पर मोल पर केजी लिख दिए, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। तो 1000 और 1 केजी को ही 1000 ग्राम कहते हैं। तो यही तो हमारा उत्तर सही हो रहा है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल कोई पदार्थ घुला हुआ है, बिल्कुल सही हो गया। ये बिलियन के 1 लीटर में गलत है, विलायक के 1 लीटर में गलत है, लीटर नहीं होना चाहिए, आयतन नहीं होना चाहिए, हमारा वहां द्रव्यमान होना चाहिए, और बिलियन के 22.4 लीटर में। तो इस तरह से आसानी से पकड़ सकते हैं मोलल विलियन क्या है, मोलर विलियन क्या है, नॉर्मल विलियन क्या है। बहुत सारा हम रिलेशन मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन बताए थे, जो जेईई और नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। यदि विभिन्न विलियनों को मिला दिया जाए तो उसकी मोलारिटी कैसे निकलती है, उसकी नॉर्मलिटी कैसे निकलती है, तमाम बात हम बता चुके थे। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम बात बताए थे कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, याद रखें इसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीपीएम से संबंधित बात बताए थे, पीपीबी से संबंधित बताया था, पार्ट पर बिलियन क्या होता है, वो तमाम चीज को नोटबुक से अवश्य पढ़ लेंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत है, याद रखिएगा। यहां तो केवल गैस पेपर पढ़ा रहा है, गैस पेपर की ये लड़ जाएगा, 90% गारंटी, 200% गारंटी। अरे भाई गारंटी करना है तो तुम सिलेबस गवर्नमेंट क्यों बनाई है, सिलेबस पढ़ने के लिए पैसा दिए हो कि गैस पढ़ने के लिए पैसा दिए हो। यहां बस बेटा भुतलाया जा रहा है आपको, कुछ और नहीं किया जा रहा है। गैस नहीं, क्लासरूम नोटबुक को अवश्य पढ़ें। जो संभावित प्रश्न गैस क्वेश्चंस करा दिया गया है वही एग्जाम में आता है, आता था, आता रहेगा, कई वर्षों का अनुभव है बेटा मेरा। तो आगे बढ़े,
अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कौन सी सांद्रता व्यक्त करने की विधि ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए तीन ही चीज होता है जो ताप से प्रभावित नहीं होता। मोलालिटी पहला याद रखिएगा, दूसरा होता है याद रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा होता है मास फ्रैक्शन, आपको बताए थे मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि मोलालिटी को विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की सबसे अच्छी विधि क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये ताप से स्वतंत्र, ताप को बढ़ाने पर ताप को घटाने पर इसके मान में परिवर्तन नहीं होता। क्यों हो नहीं होता देखिएगा, ऊपर है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही फॉर्मूला पढ़े हो, और नीचे हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट यही पढ़े हो कि नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है। तो ताप को बढ़ाने से यह मोलों की संख्या प्रभावित नहीं होती है, ताप को बढ़ाने से द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता है, ना ऊपर वाला प्रभावित होगा ना नीचे वाला प्रभावित होगा, तो ये प्रभावित होगा नहीं होगा, इसलिए इसको सॉल्यूशन की शक्ति निकालने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो तीन चीज याद रखना है, ताप से स्वतंत्र आता है, ताप को बढ़ाओ घटाओ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, देखना है खोजना है किधर है, मोलारिटी नहीं होगा, डीमल भी नहीं होगा, क्योंकि मोलारिटी का ही एक रूप है। मोलालिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन दिया है, इसमें से कोई ऑप्शन होगा सही होगा, नॉर्मालिटी नहीं होगा। तो इसका प्रश्न, तो इसका उत्तर सबका सही है, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं भाई। आगे की ओर बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं। तीन ही चीज याद रखना है कि मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, और इसको कहते हैं मास फ्रैक्शन जिसको द्रव्यमान प्रभाज या द्रव्यमान भिन्नांक कहा जाता है। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है और इसका मान 0 से बड़ा, किसी का भी मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाले विलियन में तो इसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़े, अब देखिए प्रश्न है कि 2MH2SO4 की नॉर्मालिटी बताओ। अब देखो नॉर्मालिटी पूछ दिया, तो नॉर्मालिटी निकालने के लिए अभी सूत्र बताए हैं, यदि एसिड दिया हो और उसकी मोलारिटी दिया हो तो एक संबंध बताए हैं, नॉर्मालिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू बेसिसिटी, बेसिसिटी अभी पढ़े हो तुम। बता बेटा मोलारिटी कितना दिया है 2, और इसका बेसिसिटी बताओ कितना हाइड्रोजन है। अरे बोल इसके पेट में कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है बेटा, 2 दिखाई दे रहा है, तो बेसिसिटी 2 होगा। आंसर हमारा 4 होना चाहिए, 4N उत्तर होना चाहिए। एम्स में भी एक बार ये पूछा गया है बेटा, तो इसका उत्तर सही हमारा क्या होगा 4N होगा। बाकी फालतू ऑप्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आगे की ओर बढ़े, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम करवाए थे, एसिड से, बेस से, साल्ट से, उस रिलेशन को एक बार जरूर आप देख लेंगे। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रश्न कह रहा है किस गैस की हेनरी स्थिरांक कम होगा। देखिए हेनरीज लॉ तो हम लोग पढ़े ही हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हेनरी लॉ एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कि हेनरी का नियम लिखें, ठीक है। यह विलीयता से संबंधित है कि दाब बढ़ाने पर विलीय गैस की मोल, विलीय गैस जो होता है ज्यादा घुलेगा, विलीय गैस का मोल फ्रैक्शन जो होता है दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। या दाब बढ़ाने पर विलीय गैस की विलीयता, जो गैस घुल रहा है उसकी विलीयता बढ़ती है, यही बात तो बताए थे। तो इसमें एक चीज और बताए थे आपको, एक हेनरी कांस्टेंट आता था। देखिए हेनरी कांस्टेंट को हम लोग केस से सूचित करते थे और बताए थे कि ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी कांस्टेंट का मान भी बढ़ता है, और हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ता है तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विलीयता या घुलनशीलता। विलीयता याद रखिएगा घटता है, आपको बताए थे। तो जी ताप को बढ़ाएंगे तो विलीयता घटती है जनरली। तो विलीयता पर ताप का प्रभाव भी बताए थे कि एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होगी तो क्या होगी, इंडोथर्मिक प्रक्रिया होगी तो क्या होगी, उस बातों को जनरली ताप बढ़ाने पर याद रखिएगा विलीयता क्या होती है, जब ताप बढ़ाने पर विलीयता बढ़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया यदि एक्सोथर्मिक हो तो ताप बढ़ाने पर विलीयता घटती भी है, याद रखिएगा। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो विलीयता घटती है। अब सवाल कह रहा है कि किसका हेनरी नियतांक कम है, माने जो गैस ज्यादा घुलेगा उसका हेनरी नियतांक कम। आप देखे होंगे कि जलीय जीव होते हैं गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अच्छा महसूस करते हैं। जब भी दोपहर होता है वह नीचे चले जाते हैं और शाम होते होते पानी ठंडा हो जाता है, ऊपर आके
खेलने लगता है सब मछली जलीय जीव। तो जब भी पानी गर्म होता है उसमें ऑक्सीजन की लेवल घटने लगती है, जिसके कारण ये जलीय जीव नीचे चले जाते हैं। जब भी पानी ठंडा होता है जलीय जीव अच्छा कंफर्ट फील करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो जो गैस ज्यादा घुलेगा अर्थात उसकी हेनरी नियतांक कम होगा। तो बताओ, इसको जल से रिजेक्शन करा दिए, ये गैस रिजेक्शन नहीं करेगा, हीलियम भी नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी नहीं करेगा। मैंने जल में घुलता है ये गैस, लेकिन CO2 गैस है ये, याद रखना, ये जल से रिजेक्शन करता है। H2 प्लस CO2 जब ही मिलाएंगे H2CO3 बना लेता है। आपको हेनरी लॉ विलयता पढ़ाते समय बताए थे कि जो गैस जल से अभिक्रिया करे, विलायक से अभिक्रिया करे, वह जल अन्य गैसों के तुलना में ज्यादा घुलेगा, और ज्यादा घुलेगा मोर सॉल्युबल होगा, ये मोर सोलेबल होगा। तो याद रखिएगा इसका हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसी का हेनरी नियतांक कम होगा क्योंकि यह जल से अधिक अभिक्रिया करके अधिक घुलता है, या यूं कहेंगे यह विलायक से अभिक्रिया करके अपना प्रोडक्ट बना लेता है, इसलिए ज्यादा घुलेगा। मैंने जो ज्यादा घुलेगा उसकी हेनरी नियतांक क्या होगा, हेनरी नियतांक कम होगा, और जिसका हेनरी नियतांक अधिक होगा वह गैस कम घुलता है। तो आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इस तरह के भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लास में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाए होंगे आपसे। यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कौन सा अणु संख्य गुण है। अब बताइए, सारे लोग जवाब देंगे कि अणु संख्य गुण कौन है। आपको बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे भाई यह 4 ही प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे आपको RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। दूसरा बताए थे आपको परासरण दाब, जिसको पाई से सूचित किया जाता है। किसको बेटा, परासरण दाब कहते हैं। तीसरा हम बताए थे आपको, याद रखिएगा, वह कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, डेल्टा टीबी था, ठीक है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक में उन्नयन था, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और चौथा हमारा था डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। क्या था, हिमांक में अवनमन था। तो अब याद रखिए कि 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोई पूछे कि बताओ वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन क्या है, कहना कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई पूछ दे क्या वाष्प दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कहेगा जी नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वह गुण जो सॉल्यूट के घुलने वाले पदार्थ के, जो सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उनके मोलों की संख्या पर निर्भर करे। यदि उनकी मोलों की संख्या बढ़ती हो तो इनका गुण बढ़ता हो, तो कहेंगे कि वही गुण, वही इसी को नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको डिफाइन भी किए थे। और बताओ पाई क्या है, परासरण दाब पढ़ चुके हैं। और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो चारों पढ़ के जाना है। चारों का थ्योरी, मोलार मास का निर्धारण कैसे किए थे, सब चीज को पढ़ के आप जाइएगा। अब बताइए, कोई पूछे कि परासरण दाब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कोई पूछे क्या दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, बोला ना बाबा ना। कोई पूछे कि बताओ क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, ये याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोई पूछे कि क्वथनांक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कहेगा जी नहीं सर। कोई पूछे कि बताओ हिमांक में अवनमन, जिसको हम लोग डेल्टा TF से सूचित करते हैं, यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई पूछे कि हिमांक कैसा प्रॉपर्टी है, कहना कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी है, बोलना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोई पूछे अपवर्तनांक कैसा प्रॉपर्टी है, बोलना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोई पूछे कि बताओ ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशीय सक्रियता कैसी प्रॉपर्टी है, तो यह कहिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही 4 आ जाए तो इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई जी एक चीज, कि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब ये चारों जो चीज होते हैं, या और चारों जो चीज होते हैं, और इसके साथ एक और चीज होता है जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट, BP, बॉइलिंग पॉइंट। यह समानुपाती होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, समान ताप पे यदि सॉल्यूट की मोलों की संख्या, घुलने वाले पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो ये चारों प्रॉपर्टी और एक साथ हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। और याद रखिएगा मेरे भाई इतना बात आप। अब प्रश्न के तरफ आ रहे हैं, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा परासरण दाब, बिल्कुल यही सही होगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई परासरण कहता तो नहीं होता, क्वथनांक बिल्कुल नहीं होगा, वाष्प दाब नहीं होगा, हिमांक नहीं होगा। तो किस RLVP का हिंदी क्या होता है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, ठीक है। इससे संबंधित हम लोग राउल्ट का नियम देखे थे, राउल्ट का नियम 1, राउल्ट का नियम 2।
पाई परासरण दाब है। इसमें हम लोग देखे थे पीवी इक्वल टू एनआरटी, वान ऑफ इक्वेशन के बारे में चर्चा किए हुए थे। डेल्टा टीबी से संबंधित हम लोग बातों का अध्ययन किए थे, डेल्टा टीएफ का अध्ययन किए थे, इसका व्यंजक प्राप्त किए थे और ग्राफ के मेथड से देखे थे कि हिमांक कैसे घट रहा है। तो इन तमाम चीजों का आप अध्ययन लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि निम्न में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अभी देखे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि नहीं है। परासरण दाब पाई को हम लोग कहते हैं कौन चीज, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर अर्थात यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीबी को हम लोग कहते हैं बेटा क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीएफ को कहते हैं हम लोग क्या, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है घटना, अवनमन। तो बेटा ये तो तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां केबी दे दिया है। केबी क्या है, कांस्टेंट है। केएफ क्या है, कांस्टेंट है। कुत्ता दे दे, भालू दे दे, सियार दे दे, जामुन दे दे, कटहल दे दे, उससे कोई मतलब नहीं, अर्थात यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमको तो यही चुनना है कि कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चार चीज याद रखना है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कहे कि निम्न में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आरिफ सर, दीपक सर, ठीक है। निम्न में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आरिफ सर दे दे ऑप्शन, और तीन गो ई दे दे तो कहना कि आरिफ सर ही उत्तर हो जाएंगे। तो चार चीज याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार ही चीज आता है। आरएलवीपी आता है, ओस्मोटिक प्रेशर आता है, ठीक है, और क्या आता है हमारा डेल्टा टीबी आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा आता है हमारा हिमांक में अवनमन आता है। ये सब चीज आप पढ़ चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है किसका परासरण दाब या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक होगा। तो एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, क्लासरूम में भी बताए थे, इसी से अब सवाल को बनाना है। देखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या इसके साथ एक और चीज बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथनांक कहते हैं, यह समानुपाती होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट की मोलों की संख्या के, या यूं लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ आयन के, नंबर्स ऑफ आयन्स के। यदि कोई पदार्थ विलयन में वियोजित होकर जितना ही आयनों की संख्या देगा, जितना ही अधिकतम देगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी साथ में उसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक होगा। और एक चीज और बता दे, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते, यूरिया है, चीनी है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये जल में आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं। तो टूटेगा कौन, आयनिक कंपाउंड टूटेगा जो निगेटिव पॉजिटिव से बना हो। तो पहला बात याद रखेगा, इससे हम पकड़ेंगे कि किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक होगी और किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। नंबर्स ऑफ आयन से, जिसका नंबर्स ऑफ आयन अधिक होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी से संबंधित एक और बात याद रखिएगा, एक टर्म आता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, नंबर्स ऑफ आयन के, नंबर्स ऑफ आयन के। यदि आयन्स की संख्या बढ़ रहा हो तो याद रखिएगा ये दो गुण घट जाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एंड वेपर प्रेशर, याद रखिएगा। अब नंबर्स ऑफ आयन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक और ट्रिक बताए थे, यदि उसमें कोई आयनिक कंपाउंड हो ही नहीं तो क्या करेंगे। आयनिक कंपाउंड, इफ मोलारिटी या उसकी प्रतिशत स्ट्रेंथ, प्रतिशत शक्ति दिया हो या क्या हो, इज इक्वल हो, यदि उसकी मोलारिटी समान दिया हो, उसकी प्रतिशत मात्रा समान दिया हो, और वो पदार्थ उस एंड क्या कर देते हैं बेटा, एंड नंबर्स ऑफ आयन, नंबर्स ऑफ आयन्स आर इक्वल क्या हो, नंबर्स ऑफ आयन भी उसमें इक्वल हो, तो याद रखिएगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का, कि यदि उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी की अधिक होगी जिसकी अणु भार कम है। और दूसरी बात बताए थे कि उसका वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के। ये बात बता चुके थे। अब इसी आधार पर इन सवालों को हम सेकंडों में हल कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो नए लड़के हैं आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा दें क्या बेटा, अब ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए क्या हम बता रहे हैं बात, यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसकी किसकी हमारी परासरण दाब अधिक होगा। देख रहे हैं कि यहां मोलारिटी तो समान सबका दिया है, यहां मोलारिटी m/10, यहां m/10, यहां m/10, यहां m/10। अब बताओ यूरिया कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट आयोनाइज, नॉट आयोनाइज। आयोनाइज नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें आयंस की संख्या बराबर 0, जब टूटेगा नहीं तो आयन 0। अब देखो यह हमारा आयोनाइज होगा, यह क्या होगा, आयोनाइज होगा। टूटेगा कैसे, HCl कैसे टूटेगा बेटा जी, ऐसे टूटेगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब बताओ ये आयंस की संख्या कैसे दिया, आयंस कितना इसमें हो रहे हैं, आयंस की संख्या हो रहा है 2, ऐसे पकड़ लेना H+Cl-। ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ये नॉट आयोनाइज, नॉट आयोनाइज, ये भी नहीं टूटेगा। कौन कौन नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, यूरिया नहीं टूटेगा, फ्रुक्टोज नहीं टूटेगा, चीनी नहीं टूटेगा, यही ऑप्शन में देता है। अब देखो यहां BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, ये टूटेगा कि नहीं बताओ, किसमें टूट जाएगा बेटा, बेरियम+2। अब देखो तोड़ेंगे कैसे, कुछ लोगों को नहीं आता है। BaCl2 आधा पार्ट पॉजिटिव आधा पार्ट निगेटिव, आपको बताए थे कि मार्दा पहले रहता है, मेहरुइया बाद में रहती है, यहाँ पॉजिटिव पार्ट पहले रहता है, निगेटिव पार्ट बाद में, तो यहाँ B लिख दें क्या और यहाँ 2Cl लिख दें क्या। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं, रेडिकल पढ़ चुके हैं, किसी एक आयन पर यदि चार्ज की मात्रा पता हो जाए तो दूसरे पर बता सकते हो। क्लोराइड पर यदि -1 चार्ज हो जाए तो यहाँ देख रहे हैं 2 एकम -2, तो इस पर +2 हो जाएगा, इक्वल चार्ज होता है। अब बताओ इसमें आयंस की संख्या कितना हुआ, एक बेरियम आयन हुआ और 2 क्लोराइड हुआ, आयन की संख्या 3 हो गया। अब बताओ कह रहा है कि किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उच्च होगा, किसका परासरण दाब उच्च होगा। यदि मोलारिटी समान दिया हो, प्रतिशत शक्ति समान दिया हो, यदि इधर वाला समान दिखाई दे तो जो आयन की संख्या अधिक देगा उसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक होगी। पूछ देता कि बता किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक होगी, किसकी परासरण दाब उच्च होगा, तो हमारा आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। पूछ देता इसी प्रकार आपसे उलट के कि बताओ इसमें किसका हिमांक, पूछ देता किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो क्या होगा आंसर हमारा वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो आपका वेपर प्रेशर कह देता, तो आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो ऐसे चीज यहां दिखाई दे रहे हैं, नॉट आयोनाइज, नॉट आयोनाइज, इन्हीं दोनों का वेपर प्रेशर अधिक हो सकता है। तो याद रखिए आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयन की संख्या बढ़ेगी तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आयन की संख्या बढ़ेगी तो याद रखना उसका परासरण दाब बढ़ेगा, आयन की संख्या बढ़ेगी तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। पूछता कि इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो हमारा आंसर होता क्या, डी, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या क्या अधिक है। चलिए इस आधार पे एक और प्रश्न बता रहे हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्चतम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तभी बताना है कि देखना है यहां पे सबसे पहले आपको कि इसकी मात्रा मोलारिटी समान है कि नहीं। 0.1 m यहां भी दिया है बेटा 0.1 m, यहां भी दिया है 0.1 m, यहां भी दिया है 0.1 m। ऑप्शन में सुधार दिए हम, मिस्टेक था। अब जब इसकी मोलारिटी समान हो तो देखना है कि कौन वियोजित होगा, कौन विलयन में टूटकर अधिक से अधिक आयनों की संख्या देगा, माने सॉलिड की मोलों की संख्या किस में बढ़ रही है। इसको तोड़ दे, हम ऐसे तोड़ रहे हैं तो K टूटेगा और NO3 टूटेगा। बेटा बताओ K पर एक पॉजिटिव चार्ज तो इस पर एक निगेटिव चार्ज। यहां बताओ आयंस की संख्या कितना हुआ, एक पोटेशियम आयन और एक नाइट्रेट आयन, तो आयन की संख्या हुआ 2। इसको तोड़ दो मेरे भाई, देखो तो टूटेगा कैसे, Ba और क्या होगा +2Cl, इसको तोड़ दो Cl -2 एकम -2 तो इस पर +2। इसमें आयंस की संख्या बता दो बेटा जी कितना हुआ, 2 और 1 3। बहुत लोग का उत्तर सही हो रहा है, क्या होगा, इसको तोड़ रहे हैं K2SO4 को, 2K + SO4 बेटा जी, इस पर -2 हो जाएगा, इस पर +1 हो जाएगा, 2 एकम +2 तो इस पर -2। आयन की संख्या कितना हो जाएगा बेटा, आयन की संख्या एक सल्फेट आयन और 2 पोटेशियम आयन की संख्या हो जाएगा 3। इसको तोड़ देते हैं, सोडियम फॉस्फेट है, 3Na लिख सकते हैं क्या, किसी को एतराज है, आप +PO4 लिख सकते हैं क्या। अब बताओ सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1, तो 3 एकम +3 तो इस पर हो जाएगा -3। अब बताओ इसमें आयंस की संख्या कितना है, आयंस की संख्या हमको बताना है, 3 तो सोडियम आयन होगा, एक फॉस्फेट आयन है 4। बताओ किसमें आयनों की संख्या अधिक है, इसमें 4 आयन है तो इसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक होगी, इसी की परासरण दाब अधिक होगा, इसी का RLVP अधिक होगा, इसी की क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा, इसी के हिमांक में अवनमन अधिक होगा, या यूं कहें कि इसी की क्वथनांक अधिक होगा, तो हमारा आंसर होगा डी। इसके बाद किसका अधिक होगा, इसका। इसके बाद सबसे कहता है कि सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, तो KNO3।
किसी को दिक्कत। इसी प्रकार उलाट के पूछता बताओ किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उसी का अधिक होगा जिसके आयनों की संख्या कम होगा। सवाल कहता है किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो आंसर होता हमारा ए। पूछता है किसका फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होगा, तो आंसर होगा ए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम क्लासरूम में करवा चुके हैं। किसी को दिक्कत स्क्रीनशॉट लो जो नए लड़के हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नियत ताप पर वाष्पशील विलीय युक्त विलयन का वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलीय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह नियम है, तो यह नियम तो राउल्ट का नियम लग रहा है। आंसर तो सब लोगों का सही आ रहा है। यह नियम क्या है, राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम यही कहता है कि RLVP सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, याद रखिएगा, बराबर होता है। हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे इसी के लिए, तो यह राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम नहीं, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस नहीं, वांट ऑफ लॉ नहीं है। सबका उत्तर सही आ रहा है लगभग। चलिए, तो राउल्ट का नियम पढ़ के जाना है। अब कह रहा है कि कौन सा गुण आदर्श विलयन को दर्शाता है। देखिए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक बात हम बताए थे कि आइडियल सॉल्यूशन है कि प्रत्येक ताप एवं सांद्रण की स्थितियों में राउल्ट के नियमों का पालन करता है। दूसरी चीज, यह कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर का निर्माण नहीं करता। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है बताए थे कि दो द्रवों का वह मिश्रण जो एक शुद्ध द्रव के तरह एक निश्चित ताप पर बॉयल करता है उसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला बात कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का निर्माण नहीं करता। इसको निर्माण किया जाए, दो पदार्थों को मिलाया जाए तो इसके मिलाने पर आयतन न तो बढ़ता है न तो आयतन घटता है। इसके मिलाने पर न तो ऊष्मा का परिवर्तन अवशोषण होता है न उत्सर्जन होता है। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं। अब बताओ, तो यह राउल्ट के नियमों का पालन करता है, यह बात बिल्कुल सही है। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। आइडियल सॉल्यूशन को निर्माण करते समय न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। इसको मिलाने पे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माने डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0। ये एजियोट्रोप्स का निर्माण नहीं करते, यह भी बात सही है। अर्थात ये सभी ऑप्शन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सत्य है। ये बात आपको बता चुके थे। एक और बात आपको बताए थे आइडियल सॉल्यूशन की पहचान करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे पहचानेंगे? आइडियल सॉल्यूशन को बेटा हम लोग पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने का एक तरीका बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण कौन कौन हो सकता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि कौन कौन हो सकता है, तो याद रखना है एक कहानी, बगल वाली जान मारली, सुन ले बड़ा कि ना, बगल वाली माने बगल वाली, अपने जस्ट बगल वाली। जैसे मेरे बगल में जस्ट कोई बैठा उसी को कहेंगे बगल वाली। ठीक है, तो बगल वाली जान मारने के बाद चक्कर में मत लग जाना। देखो, जैसे मैं कहूं कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कहना कि आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। देखो, ऐसे विलयनों के निर्माण करने वाले अवयवों की संरचना प्रकृति प्रायः समान होती है। आपको लिखवाए थे कि जो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा एक ही जात का होगा, एक ही कास्ट का होगा और अपना पड़ोसी होगा, याद रखिएगा। जैसे देखो, यह दोनों ही हमारा एराइल हैलाइड है, यह क्लोरोबेंजीन है, यह ब्रोमोबेंजीन है। देख रहे हैं कि क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता ही बगल वाली, कहना कि आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। मैं कह दूं कि C2H5, यहाँ Br कह दूं इथाइल ब्रोमाइड, प्लस यहाँ लिख दूं C2H5, यहाँ कह दूं इथाइल क्लोराइड, तो कहेगा हाँ सर यह भी आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा क्योंकि यह भी एल्काइल हैलाइड है। और देखो, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ जाएगा, कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। एक कार्बन बढ़ सकता है, एक कार्बन घट सकता है, मतलब कि एक ही जात का होना चाहिए। मैं कहूं कि बताओ ये बेंजीन दे दें और कहें टॉल्वीन दे दें, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा? कि हाँ सर बिल्कुल करेगा। दोनों ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और देख रहे हैं अगल वाली बगल वाली, या बेंजीन उसमें एक कार्बन को बढ़ा दिया, टॉल्वीन हो गया, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। कोई आपसे पूछ दे बताओ क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? C2H5F एंड कह दे C2H5I, कहना कि सर यह एक जात का तो है लेकिन यह बगल वाली नहीं है, यह इथाइल फ्लोराइड है, यह इथाइल आयोडाइड ही आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। एक ही जात का होना चाहिए और याद रखना अगल बगल वाला होना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे नॉर्मल हेक्सेन कह दे प्लस नॉर्मल हेप्टेन पूछ दे, बताओ क्या ये आइडियल सॉल्यूशन होगा? कहना हाँ सर दोनों ही एल्केन है, हेक्सेन उसके बगल वाला हेप्टेन, दोनों ही नॉर्मल चेन में है, बोलना आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन
की पहचान बताए थे, बगल वाली जान मारेली, याद रखिए बगल वाली। और ऐसे बिलियनों के निर्माण करने वाले अवयवों की संरचना प्रायः समान होती है। मुझे उम्मीद है कि आइडियल सॉल्यूशन को भी समझ चुके होंगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले और पॉजिटिव डेविएशन वाले। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। हम कह रहा है कि निम्न में से किसे छोड़कर सभी आदर्श विलयन बनाते हैं, किसे छोड़कर सभी आदर्श विलयन बनाते हैं। तो बगल वाली ट्रिक्स याद रखना है, कौन सी, एक ही जात का, एक ही जात का, एक ही जात का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बगल वाली होना चाहिए, बगल वाली, बस बस बगल वाली। इसी से बन जाता है बेटा जी, आसानी से रटने की भी जरूरत नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा तनी, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए इथाइल बोरोमाइड, या एल्काइल हैलाइड और इथाइल आयोडाइड, बिल्कुल एक ही जात का है। बोरोमीन के बाद आता है आयोडीन, बिल्कुल यह आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, किस निम्न में से किसे छोड़कर सभी आदर्श, यह आइडियल है। क्या है, आइडियल है बेटा। किसको छोड़ना है, अब देखो यह बेंजीन है और यह टॉल्विन है, अभी बताए हैं। बिल्कुल कैसा है, ये भी हमारा आइडियल है। किसी को दिक्कत है, यहां देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन है, यहां ब्रोमोबेंजीन है, ये भी क्या है, आइडियल है, एक ही जात का है। लेकिन यहां देख रहे हैं कि भाई है इथाइल अल्कोहल है, देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल है, दारू की खुशबू आ रही है कि नहीं, इससे बोल। और या क्या है, इथाइल आयोडाइड है। दोनों का जात अलग अलग, जात जुदा जुदा। अरे बोल ना बिया होगा, अब पंडित जी बताई ना बिया कब होई बिया, कहना कि सर नहीं होगा, यह आइडियल नहीं है। उत्तर हमारा डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। किसी को ऐतराज, किसी को समस्या, तुम्हारे पापी मन में कोई सवाल आ रहा है क्या, तो इस तरह के सवाल को सेकंडों में बना देना बेटा। पढ़ाते तो सब लोग हैं, सब लोग कंसेप्ट देते हैं, लेकिन बेटा उस कंसेप्ट दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। क्लास में हर चीज को ओपन करके पढ़ाया गया है। याद रखना कि घर बनाने में कम समय लगता है, महल बनाने में ज्यादा समय लगता है। हम चाहते हैं कि किसी चीज को इस तरह से सिखा दें कि भविष्य में कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। आगे कहीं भी जाइए, किसी शहर में जाइए तो अपने आप को फीका नहीं पड़ने दीजिए कि सिवान जैसे छोटे शहर में पढ़ के, ठीक है, हम अपने आप को निकम्मा महसूस कर रहे हैं। बेटा कभी निकम्मा महसूस होने नहीं देंगे। अरे ऑर्गेनिक की तो बात ही छोड़ दो, ऑर्गेनिक का तो लेवल ही नहीं है। ये छोटी फिजिकल केमिस्ट्री पहले सीखते चलो, ऑर्गेनिक तो बेमिसाल है, तुम्हारी लेवल में कोई बैठ ही नहीं सकता है। और जब कोई अटता नहीं है ना तो शिकायत करता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने वाले के मुंह होते हैं, सुनने वाले के कान नहीं होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। एक प्रश्न कह रहा है और कि उस मिश्रण को पहचानिए जो राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। राउल्ट के नियम को धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। अब आओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके निर्माण से आयतन में परिवर्तन होता है। मैंने डेल्टा वी मिक्स नॉट इज इक्वल टू 0। इसके निर्माण में एंथैल्पी की परिवर्तन होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इज इक्वल टू 0। और ऐसे विलयन ही एजियोट्रॉप्स का निर्माण करते हैं। याद रखें, मैंने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करें, स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करेंगे। दूसरी बात अब आता है कि ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक आपको बताए थे क्लासरूम में, ट्रिक पूरा तो आउट ही हो गया है मार्केट में। अरे कॉपी का जीरेक्स करा रहा है, कराने दो ना यार। लोग मेरे शहद को चुरा सकते हैं, शहद बनाने की कला को नहीं चुरा सकते हैं। याद रखना, धनात्मक विचलन वाले एक कहानी रटवाए थे, ट्रिक आपको रटवाए थे, बस इसी कहानी से याद रखना है। का कलश बताए थे, का कलश में अल्कोहल पॉजिटिव और बताए थे एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। आसानी से एग्जांपल याद रखिए। अभी क्या है पहले समझ लीजिए। का मतलब समझना है कार्बन, कल का मतलब समझना है क्लोरीन, और स का मतलब समझना है सल्फर। मतलब इसके एक संयोग से दो ही महत्वपूर्ण विलायक बनते, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा हमारा बनता है कार्बन डाइसल्फाइड।
ठीक है। और अल्कोहल तो जानते ही हैं जिसमें OH दिखाई दे, ROH हो या यूं कहें C2H5OH हो, कोई भी दुनिया का अल्कोहल हो, यदि कोई ऐसा विलयन हम ले रहे हैं जिसमें एक कंपोनेंट हमारा क्या दिखाई दे, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखाई दे, कार्बन डाइसल्फाइड दिखाई दे या अल्कोहल दिखाई दे, इसमें कुछ मिला हो, तुम मिल जाओ, हम मिल जाएं, वह मिल जाए, कोई चीज मिल जाएगा, तो हमेशा याद रखना वह धनात्मक विचलन वाले ही आदर्श विलयन होंगे। और धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन याद रखिएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करेंगे। ऐसे विलयन के जो अवयव होते हैं जब आपस में उनको मिलाया जाता है तो उस मिलने के बाद जो विलयन बनता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम हो जाती है। तो क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और इथाइल अल्कोहल के साथ कोई दे दे। अब कोई पूछे बताओ CCl4 प्लस बेंजीन किसका उदाहरण होगा? बोलना कि सर यार धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन का उदाहरण है। मैं कहूं कि CCl4 प्लस बताओ क्लोरोफॉर्म किसका उदाहरण होगा? सॉरी, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म किसका उदाहरण होगा? बोलना सर आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का उदाहरण है। कोई आपसे पूछ दे बेटा जी बताओ C2H5OH प्लस क्या कह दे, जल दे दे, या कैसा विलयन होगा? बोलना कि यह सर धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन है। कोई पूछ दे कि मिथाइल अल्कोहल प्लस क्या दे दे, H2O दे दे, कैसा विलयन है? बोलना आदर्श विलयन है पॉजिटिव डेविएशन वाला। कोई एसीटोन पूछ दे तुमसे, एसीटोन पूछ दे और कार्बन डाइसल्फाइड पूछ दे, कैसा विलयन होगा? बोलना धनात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन होगा। तो ट्रिक याद रखना है, काक कलश में अल्कोहल पॉजिटिव, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और इथाइल अल्कोहल के साथ कोई भी चीज मिला हो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेंगे। एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, यदि कोई भी एसिड आ जाए, HNO3 आ जाए, HCl आ जाए, H2SO4 आ जाए, HI आ जाए, अब प्लस अदर कोई चीज आया हो, पानी मिला हो, तो समझना हुआ ऋणात्मक विचलन को दर्शाएंगे। और ऐसे विलयन हमेशा याद रखेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करते हैं। इनको मिलाने पर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मिश्रण की बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाती है। जैसे HNO3 में यदि पानी को मिला दिया जाए तो पानी और HNO3 के तुलना में वह जो HNO3 और पानी का जो मिश्रण होगा एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो याद रखिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हम एजियोट्रॉप के बारे में डिटेल पढ़ाए थे, उसको याद रखिएगा। ट्रिक याद है? अब देखिए इस ट्रिक का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है HCl प्लस H2O, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, मतलब यह निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। मतलब ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, यहां देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म का ऑप्शन है। एक चीज और बता दें कि इसके अलावा क्लोरोफॉर्म मिला हो प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ कोई चीज जुड़ा हो, इसके साथ एनिलीन हो प्लस एसीटोन हो, याद रखिएगा एसीटोन हो, इसके अलावा एसिटिक एसिड हो प्लस पायराडीन हो। ये कई बार एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया, सब निगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म और हमारा एसीटोन हो, तो ये भी याद रखिएगा कि निगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी चीज जनरली आता है हमारा क्या होगा? वह निगेटिव डेविएशन को, तो ये भी हमारा कैसा होगा? निगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करता है। तो आपके एग्जाम में एसिड वाला ही एग्जांपल देता है, नहीं तो का कलश में अल्कोहल पॉजिटिव देता है। यहां देख रहे हैं कि का कलश में अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। हमारा यही आंसर क्या है बेटा? सही है। यहां देख रहे हैं एसीटोन दिया है और क्या दिया है? एनिलीन दिया है, अर्थात यह निगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करेगा, एनिलीन हो और एसीटोन हो। तो इस तरह से कहानी को याद रखना है कि का कलश में अल्कोहल पॉजिटिव, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। मुझे उम्मीद है कि ट्रिक समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप घर पे समझते रहिएगा, कॉपी का रिवीजन कीजिएगा। एक एक बेमिसाल ट्रिक आपको बताए थे हम, ताकि आप कहीं भी आप अपने आप को फीका ना पड़े, पढ़ने दें। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करता है? ये समझिएगा। देखिएगा, अभी बताए थे कि पॉजिटिव विचलन वाले जो होंगे, पॉजिटिव विचलन वाले होंगे, याद रखिएगा वह मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करते हैं, एजियोट्रॉप्स का निर्माण करते हैं। मतलब कि जैसे मैं कह दूं कि इथाइल अल्कोहल दे दे और यहां जल दे दे, देखो तो एसिड पड़ा, का कलश में अल्कोहल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव विचलन वाले हैं। तो यह दो द्रवों का वह विलयन होता है जो एक शुद्ध द्रव के तरह एक ही ताप पर खौलता है। ठीक है, उसके वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज के कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं होता, उसी को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा, इसका बॉइलिंग
पॉइंट याद रखिएगा इन दोनों के तुलना में, इन दोनों के तुलना में बेटा जी याद रखिएगा इन दोनों के तुलना में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और देखिए निगेटिव डेविएशन उसको कहते हैं, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन हमेशा क्या करता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करता है। अर्थात इसमें क्या करेंगे, दो द्रवों को मिलाते हैं, दो द्रव ए और बी को हम मिला दें, मिलाने के बाद ये जो मिश्रण बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह इन दोनों से अधिक हो जाता है। यही बात बताए थे। तो निगेटिव विचलन को तो पहचान लेना है, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो निगेटिव विचलन की पहचान है कि एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। तो ये तो होगा ही नहीं, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, हमारा यही आंसर सही हो रहा है। यह तो बेंजीन टॉल्यूइन या आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है, याद रखिएगा, यह हमारा आंसर होगा ही नहीं। बहुत लोग का उत्तर सही हो रहा था, एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है HCl और H2O का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रखता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रखता है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यदि यह HCl है और इसमें हम H2O को मिला दें एक निश्चित अनुपात में, यदि HCl को हम ले लेते हैं 20.2% और बाकी इसका प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। यदि इसकी प्रतिशत को मिला दिया जाए तो याद रखिएगा यह निगेटिव डेविएशन वाले विलयन है, तो यह याद रखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करेंगे। तो याद भी रखा जाता है कि यदि जल में हम लोग 20.2% मिला दें HCl को तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करेगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा 20.2% HCl। बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, इससे संबंधित कुछ हम बात लिखवा देते हैं। कौन कौन एजियोट्रॉप्स बनाता है, प्रतिशत भी पूछा जाता है। और कौन बनेगा? एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव। एसिड जब आ जाएगा तो निगेटिव विचलन को दर्शाएंगे और निगेटिव विचलन होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन कौन बनाता है सुन लीजिएगा। अभी पढ़ें HCl, यह होना चाहिए प्लस वाटर दे दे, तो इसका प्रतिशत 20.2% होना चाहिए, 20.2%। HNO3 दे दे, क्या दे दे बेटा? HNO3 दे दे। नाइट्रिक एसिड में यदि हम पानी को मिला देंगे, ठीक है, यह 68% होना चाहिए। इसे लेबोरेटरी ग्रेड इसी को माना जाता है। प्लस क्या? इसका प्रतिशत होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? इसका प्रतिशत होना चाहिए। इसी प्रकार HI दे दे, अब प्लस H2O दे दे, तो याद रखिएगा HI 57% होना चाहिए। यह तीनों बिल्कुल याद होना चाहिए, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। HCl का प्रतिशत 20.2% और पानी होना चाहिए। इसके बाद मिला देंगे तो ये एजियोट्रॉप्स बना का निर्माण कर। कौन एजियोट्रॉप्स बनाएगा? एसिड पड़ा तो हुआ निगेटिव, निगेटिव विचलन को दर्शाएंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का निर्माण करेगा। अर्थात इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, इसके मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा किसके? इन दोनों के तुलना में, इन दोनों के तुलना में। स्क्रीनशॉट लो। चलो एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग, वह है अर्ध पारगम्य झिल्ली, वह है जो गुजरने देती है। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम बताए थे कि झिल्ली कई प्रकार के होते हैं, खासकर इसमें हम लोग SPM की चर्चा किए थे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे बताए थे, एग्जांपल दिए थे कि मछली मारते समय गांव देहात में लोग आरसी लगाता है। देखो आरसिया क्या होता है? आरसी से बांस का बनाया हुआ खांचा होता है, इसमें पानी बह जाता है, पानी बह के निकल जाता है, लेकिन मछली उसी में फंसी रहती है। तो पानी क्या है? एक विलायक है। तो वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही आर पार करते हो, विलीय के अणु आर पार नहीं करते हो, उसी को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। बताए थे जैसे Cu2 Fe6 से बनी झिल्ली, Cu2 Fe6 से बनी झिल्ली, चम्रपत्र अंडे की झिल्ली, जानवरों के आमाशयों से बनी झिल्ली। तो इसकी परिभाषा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है? वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही आर पार करते हो, केवल पानी आर पार हो, लेकिन और चीज आर पार नहीं हो, तो समझ जाना है कि वह क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या होगा? केवल विलीय के अणु, बिल्कुल गलत बात है। केवल विलायक के अणु, बिल्कुल सही बात है। विलीय तथा विलायक दोनों के अणु, बिल्कुल गलत बात है। न विलीय न विलायक, बिल्कुल गलत बात है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का सूत्र कई बार पूछा गया है, Cu2 Fe6 का होल 6, इसका IUPAC नेम भी याद रखिएगा।
अर्धपारगम झिल्ली क्या है, इसके कुछ उदाहरण भी याद रखिएगा। बताए थे कि इसका प्रयोग कहां करते थे, परासरण की क्रिया में हम अर्धपारगम झिल्ली यूज किए थे। तो परासरण और विसरण में अंतर भी पूछा जाता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से पार करना कहलाता है। अब बताइए, बताए थे यहां कि एक एसपीएम लगा दो, एसपीएम लगा दो। इधर हम लोग लिए थे कॉन्क सॉल्यूशन लिए थे, और देखे थे इधर लिए थे डाइल्यूट सॉल्यूशन, या इधर लिए थे हम लोग क्या, सॉल्वेंट लिए थे, सॉल्वेंट लिए थे। तो देखे थे कि एसपीएम से होकर डाइल्यूट सॉल्यूशन के विलायक जो होते हैं सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं। इस चीज को सर्वप्रथम एबे नॉलेट नाम का साइंटिस्ट एब्जॉर्ब किया, और इसी का नाम रख दिया क्या बेटा, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस रखा, ओस्मोसिस रखा। इसी को तो परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, तो परासरण की क्रिया केवल सॉल्यूशन में पाई जाती है, और इसके लिए एसपीएम की जरूरत पड़ती है। विदाउट एसपीएम इस घटना को नहीं देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम लोग देखे थे सरफेस केमिस्ट्री में, हमारा विसरण तो होगा नहीं। एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में मिलने लगते हैं उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे अगरबत्ती का गंध का हवा में मिलना, या क्या है मेरे भाई, विसरण का उदाहरण है। ठीक है, यदि तुम्हारे पड़ोसी के घर में मीट बन रहा है, तुमको महक जाए, एकदम मन में मुंह से लार चूने लगे, तो समझ जाना है कि विसरण है, मीट का गंध आ रहा है भाई। यदि तुम्हारी भाभी सेंट लगाई है, महकने लगे तुमको दूर तक कि भाई घर में कोई सेंट लगाए, तो विसरण है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलने की घटना को हम लोग विसरण कहते हैं, याद रखिएगा। और ये गैस में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में बिल्कुल नगण्य होता है। ये तमाम चीज का अध्ययन कर चुके थे हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी होना चाहिए। तो फटाफट उत्तर लिखो। अब कह रहा है समपरासी विलयनों में होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपको बताए थे ओस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन को 3 वर्गों में बांटते थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और आपको बताए थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें बताए थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कई बार पूछा जाता है। ये क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बताए थे कि वैसा विलयन जिसका परासरण दाब, मान ली कि इसका परासरण दाब और इसका परासरण दाब बिल्कुल बराबर हो जाए, वैसा विलयन जिसकी परासरण दाब, ठीक है, रेफरेंस सॉल्यूशन के तुलना में बराबर हो जाए, तो कहेंगे कि यह आपस में क्या है, समपरासी विलयन है। और समपरासी विलयन के लिए एक शर्त है कि इसकी मोलारिटी, यदि पहले विलयन की मोलारिटी 0.5 m ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, तो बिल्कुल यह भी हमारा ग्लूकोज का, यह भी हमारा 0.1 विलयन यदि सुक्रोज का हो जाए, SUCR सुक्रोज का, एक तरह से एक नेचर का पदार्थ होना चाहिए। यदि उनकी मोलर सांद्रण समान हो तो उनकी परासरण दाब आपस में समान होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समपरासी विलयनों का समान होता है, परासरण दाब समान होनी चाहिए, या समान ताप पर उसकी मोलर सांद्रण समान होना चाहिए, चूंकि परासरण दाब मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखो, समान तापमान गलत है, समान परासरण दाब बिल्कुल सही है, समान आयतन गलत है, विलय की समान मात्रा गलत है। तो समान परासरण दाब होनी चाहिए, उसी को कहेंगे हम लोग समपरासी विलयन। वैसा विलयन जिसका परासरण दाब, ठीक है, रेफरेंस सॉल्यूशन के तुलना में बराबर हो, उसको हम लोग समपरासी विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयनों की मोलर सांद्रण भी आपस में समान होता है, ये बात बता चुके थे। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे, केन शुगर वाला, याद होना चाहिए आपको, कॉपी को देखते चलिएगा। एक प्रश्न और है, कौन संबंध परासरण दाब को व्यक्त करता है। देखिए, परासरण दाब का हम लोग व्यंजक प्राप्त किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़े थे, पाई बराबर पढ़े थे CRT, पाई बराबर क्या पढ़े थे, CRT। सी क्या है, यहां मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है पढ़े थे। आर को हम लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, पता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका मान कई बार पूछा गया है, 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, याद रखिएगा, इसका मान याद होना चाहिए। और टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है, टी क्या है, टेम्परेचर है, बताए थे केल्विन में हमेशा लेना है आपको। पाई बराबर CRT, तो पहला संबंध तो ये हो गया, पाई बराबर CRT। तो देख रहे हैं कि पाई बराबर CRT यही सही है। मैथ थोड़ा सा आता है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पाई बाई सी बराबर RT लिख सकते हैं? यदि ऑप्शन ऐसे पूछ दे कि पाई बाई सी बराबर RT, तो ये सही होगा। गलत 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 गलत, तो घुमा फिरा के पूछते रहता है। इस पर बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल किए थे। तो परासरण दाब से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि 5% यूरिया के विलयन का परासरण दाब आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। बताए थे कि 298 केल्विन पे। इस तरह के हम छोटा छोटा सवाल करवाए थे, उसको बना लीजिएगा पुनः, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक सवाल और कह रहा है कि विलयन का ओस्मोटिक प्रेशर शीघ्र एवं सही
मापन किया जाता है। आपको बताए थे कि बर्कले और हटलेज विधि के द्वारा ही हम लोग शुद्ध और शीघ्रता से परासरण दाब की मापन कर लेते हैं प्रयोगशाला में। और एक फेफर्स मेथड भी था, तो इसमें सबसे फेमस है बर्कले और हटले विधि। यहां का रहेगा मोर्स विधि गलत है, डी ब्रीज विधि गलत है, बर्कले एवं हटले विधि यही हमारा सही होगा। इसी के द्वारा परासरण दाब की सही माप किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो, इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे तो फटाफट सब लोग पढ़ें, जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है। वह विलयन जिसमें रक्त की कोशिकाएं समान स्थितियों में रहती है रक्त के सापेक्ष कह रहा है। देखिए, समान स्थिति में कब रहेगा? जब उसकी ओस्मोटिक प्रेशर समान हो। यदि ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ घट गया तो समझो कि भगवान के प्यारे हो रहे हैं। तो वह विलयन जिसमें एम्स में पूछा गया है, वह विलयन जिसमें रक्त की कोशिकाएं समान स्थिति में रहती है रक्त के सापेक्ष वह कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है, समपरासी। यह गलत है, गलत है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने अंतिम प्रश्न यह रहा कि कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ वियोजित हो तो वान टॉप फैक्टर होगा। आपको हम वान टॉप फैक्टर पढ़ाए थे, इसमें वियोजन की स्तर, संयोजन की स्तर निकाले थे, याद रखिएगा। तो वियोजन का स्तर क्या होगा? यदि कोई पदार्थ विलयन में टूटे तो वान टॉप फैक्टर हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। यदि संगुणित हो तो इस आई का मान 1 से छोटा होगा, और यदि वह वियोजित ही नहीं हो तो आई का मान 1 मानेंगे। ठीक है, इस तरह का बात हम बता चुके थे। तो कह रहा कि यदि कोई पदार्थ वियोजित हो तो वान टॉप फैक्टर आई होगा। टूट रहा हो कोई पदार्थ, जैसे NaCl को पूर्ण रूप से तोड़ दिया जाए तो आई बराबर होता है वही आयंस की संख्या। आयंस की संख्या कितना होगा? वान टॉप फैक्टर कोई पूछे 2 हो जाएगा। आयंस की संख्या बराबर वान टॉप फैक्टर, इसकी फॉर्मूला बताए तो वियोजित होगा तो आई का मान बड़ा होगा 1 से। बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखिए, कह रहा कि निम्न में से किस लवण का वान टॉप गुणांक आई का मान K4 Fe6 के समान होगा? तो K4 Fe6 को पहले तोड़ दो। देखो तो K4 Fe6 को तोड़ दो। इसका नाम तो सबको पता है, बहुत ही फेमस है। इसमें लोहा की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? D2sp3 होता है। कोऑर्डिनेशन संख्या 6, तो हम लोग क्या होगा? ऑर्बिटल गिन लेना है उतना ही, 3 4 2 6 होगा। और याद रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसका IUPAC नेम बताओ तो, सारे लोग पढ़ा चुके हैं, क्या होगा बताओ तो? इसका नाम क्या होगा IUPAC नेम? देखो, शुरुआत करते हैं हमेशा किस लेटर से? स्मॉल लेटर से। पोटेशियम हेक्सासायनो या हेक्सासायनाइडो, हेक्सासायनाइडो लिखो या हेक्सासायनो लिखो, हेक्सासायनो लिखो। बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव, निगेटिव या ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक बने तो धातु के नाम में 8 जोड़ते हैं, पढ़ाए हेक्सासायनो या हेक्सासायनाइडो। FeRRAT, फेरेट 2, यही नाम बताए थे। हटा दो निगेटिव पॉजिटिव को। तोड़ने का तरीका बताए थे। बताओ, ये टूटेगा तो ब्रैकेट वाला नहीं टूटता है। कितने टूट के देगा? यह 4K देगा, अब प्लस यहाँ देखो Fe देगा, Cn का होल 6 देगा, होल 6 देगा। यहाँ +4 तो यहाँ -4 हो जाएगा, -4। तो आयंस की संख्या कितना हो रहा है बेटा? आयंस की संख्या कितना हो रहा है देख रहे हो? 4 गो पोटेशियम, 1 गो ब्रैकेट वाला, 5 आयन दे रहा है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा कि K4 Fe6 वियोजित होकर कितने आयन देंगे? तो गिन लेना है, काउंटर आयन जो होगा उतना को, 4 आए, 1 ब्रैकेट वाला 5। अब देखो तो इसके आयंस की मान हमारी 5 आ रहे हैं, मैंने इसका वान टॉप फैक्टर 5 होगा। अब देखेंगे इसको तोड़ के कि कितना होगा इसमें आयंस। इसमें आयंस कितना होगा बेटा? तोड़ दो। एल्युमिनियम 2 और सल्फेट हमारा देख रहे हैं कि सल्फेट हमारा हो रहा है 3 और यहाँ हो रहा है 2, 5 आंसर हमारा, इसमें 5 आयन आ रहा है। इसको तोड़ रहे हैं तो आयन की संख्या 2 हो रहा है, Na+Cl- हो रहा है। ऐसे समझ लेंगे, यहाँ 2 और 1 3 हो रहा है। यहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ 3 हो रहा है, 1 4 हो रहा है। तो बताओ, आयनों की संख्या यहाँ 5 है, यहाँ आयनों की संख्या 5 है। यदि दोनों बराबर हो तो दोनों का वान टॉप फैक्टर का मान क्या होगा? समान होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा ए होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल हम लोग किए थे। वियोजन
का स्तर निकाले थे, संयोजन की स्तर निकाले थे। बेरियम नाइट्रेट का वन टॉप फैक्टर बोर्ड में पूछा जा चुका है, उसको भी बताए थे आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न आप बता दीजिएगा। समुद्र के खारे जल या अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है, आपको बताए थे रिवर्स ओस्मोसिस। अरे घर में आरओ लगा हुआ है तो रिवर्स ओस्मोसिस बताए थे, एक्सो ओस्मोसिस बताए थे, इंडो ओस्मोसिस बताए थे कि चना को पानी में डालने पे चना फूल जाता है, क्यों? ठीक है, लाश को, डेड बॉडी को पानी में डालने पे डेड बॉडी फूल जाता है, क्यों? अब तमाम बातें हम बता चुके थे। ठीक है, ये किसके उदाहरण है रिवर्स ओस्मोसिस? तो रिवर्स ओस्मोसिस के द्वारा ही हम लोग खारे जल को शुद्ध करते रहे। घर में आरओ मशीन लगुले है तू, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा रिवर्स ओस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण बताए थे कि जब सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो परासरण की क्रिया उलट जाती है, इसी को रिवर्स ओस्मोसिस कहा जाता है। और याद रखिएगा, रिवर्स ओस्मोसिस के द्वारा खारे जल को शुद्ध किया जाता है। और इसमें जो फिल्टर लगी होती है आरओ के मशीन में, वह बताए थे सेलुलोज एसीटेट का बना होता है, एसीटेट का। कोई पूछे कि बताओ आरओ में जो फिल्टर लगी होती है, एसपीएम लगा होता है, किसका बना होता है? सेलुलोज एसीटेट का। मुझे उम्मीद है कि तमाम बातें आप समझ चुके होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नए यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।